हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद कंफर्ट। और हम डिस्कस कर रहे थे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसमें हमने शुरू किया था एरिस्टोटल के पॉलिटिकल थॉट को। पार्ट वन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसका आपको लिंक आई बटन पर मिल जाएगा ऊपर। और अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले उसे कंप्लीट कर लें, जिस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द एरिस्टोटल, देन थ्योरी ऑफ स्टेट। इसके बाद से हम लोगों ने थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, थ्योरी ऑफ स्लेवरी, इसके बाद से थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी एंड थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक्स हम लोग एरिस्टोटल से रिलेटेड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट वन में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन, थ्योरी ऑफ जस्टिस, लॉ, एंड व्हाई एरिस्टोटल इज कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, डायमेंशन है एरिस्टोटल से रिलेटेड, वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन से। सो बेसिकली आपको अभी मैं कंटेंट कम प्रोवाइड कर रही हूँ। मेरा मेन फोकस रहेगा एक्सप्लेन करने पर, जिससे कि जो जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जो कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हैं वो आपको अंडरस्टैंड हो पाए, आपको उनकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो पाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। सो थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन। सो एरिस्टोटल बेसिकली आप देखेंगे कि ही इज अ कंजर्वेटिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि ही इज नॉट कंफर्टेबल विद द चेंज। जैसे जो उन्होंने कंसेप्ट दिया रजीम की, जो कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी सिस्टम उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस बताया था, इसके बाद जो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि गवर्नेंस में, जो पॉलिटिकल गवर्नेंस है उसमें स्लाइटेस्ट चेंज, थोड़ा बहुत चेंज भी रिवॉल्यूशन कहलाता है। रिवॉल्यूशन का वो मतलब नहीं है, क्रांति का वो मतलब नहीं है कि तख्ता पलट दिया। जैसे कार्ल मार्क्स वाले में क्या था, कैपिटलिज्म को ओवरथ्रू कर दो कंप्लीटली और उसकी जगह क्या ला दो, सोशलिज्म ला दो, देन कम्युनिज्म एस्टैब्लिश कर दो। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग ये रिवॉल्यूशन था। लेकिन अरिस्टोटल की आप कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि स्लाइटेस्ट चेंज इन द गवर्नेंस, वो भी किसके इक्विवेलेंट है, उसको भी एरिस्टोटल ने रिवॉल्यूशन बोला है। तो अब ये रिवॉल्यूशन जो है इसमें क्या है, इसके कई सारे कारण है। अरिस्टोटल ने बेसिकली एक एग्जॉस्टिव स्टडी किया है जो रिवॉल्यूशन के कारण क्या है, क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से गवर्नेंस में चेंज आता है। राइट। जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें चेंजेस आते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी किया था। इसके बाद से डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का। राइट। इसके बाद से उस इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशंस में उन्होंने जो रिवॉल्यूशन के कॉजेस को बताए हैं, जिनको एरिस्टोटल ने टू कैटेगरी में डिवाइड किया है, जनरल कॉजेस एंड पर्टिकुलर कॉजेस। सो पर्टिकुलर कॉजेस में रजीम स्पेसिफिक हैं, जैसे मोनार्की रजीम है तो वहां पर किस तरीके के कारण होते हैं रिवॉल्यूशन आने के। इसके बाद डेमोक्रेसी में किस तरीके से होंगे। राइट। टायरनी होगा, एरिस्टोक्रेसी है तो वहां किस तरीके के जो कॉजेज हैं प्रेजेंट होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं जो रिवॉल्यूशन के कारण बनते हैं। फिर कुछ जनरल कॉजेज बताए हुए हैं, अभी हम वो पूरी लिस्ट देखेंगे। राइट। तो अभी आपको रिवॉल्यूशन समझ में आया कि क्या है, मतलब जो गवर्नेंस में चेंजेस आते हैं वो रिवॉल्यूशन है। और अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, इवन स्लाइटेस्ट चेंज, इवन स्मॉल चेंज इज इक्विवेलेंट टू रिवॉल्यूशन। राइट। और दो कॉजेज हो गए, जनरल कॉजेज एंड पर्टिकुलर कॉजेज। सो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि जो अरिस्टोटल है, उनका जो इनइक्वालिटी होती है सोसाइटी में, दिस इज द मेजर रीजन फॉर द रिवॉल्यूशन। जब इनइक्वालिटी होगी सोसाइटी में तो लोग क्या करेंगे, उस सिस्टम को, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को चेंज करने की कोशिश करेंगे। राइट। तो इसीलिए एरिस्टोटल फोकस करते हैं कि जो इनइक्वालिटी है वो नहीं होने देना है। और जो आइडिया ऑफ इक्वालिटी है अरिस्टोटल का, उसे आइडिया ऑफ जस्टिस से लिंक किया है। जब हम थ्योरी ऑफ जस्टिस देखेंगे तब आपको प्रॉपर समझ में आएगा थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन को, हम इंटरलिंक तरीके से पढ़ेंगे। अब जब सोसाइटी में इनइक्वालिटी होगी, इनइक्वालिटी कब होगी, जब जस्टिस का जो सिस्टम है वो तरीके से काम नहीं करेगा। जब सोसाइटी में जो जस्टिस है वो तरीके से स्टैब्लिश नहीं किया जाएगा तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी आएगी। और जब इनइक्वालिटी आएगी तो लोगों में सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा, और यही कारण बनते हैं रिवॉल्यूशन का। ओके। सो कॉजेस की जो हम बात कर रहे हैं टू कैटेगरीज की, तो पहले पर्टिकुलर कॉजेस देखते हैं। तो मोनार्की,
तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग मोनार्की में जो कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन है वो क्या है, जैसे फैमिली कंस्पिरेंसी, जेलेसी। तो जैसे आप देखिए मोनार्की में क्या है, जो किंगडम सिस्टम है जहाँ पर राजा है, तो वहां पर क्या षड्यंत्र चलता रहता है। अगर आपने कभी अकबर सीरीज, किसी ने अगर ये जो इंडियन ड्रामा सीरीज देखी होगी जिसमें अकबर हो गए और भी बहुत सारे हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज हैं, आपने देखा होगा कि उसमें कैसे कैसे षड्यंत्र चलता है। मंत्री, महामंत्री, देन जो राजमाता है, वो सब मिलकर कैसे षड्यंत्र करते हैं, चाहे वो राजा के खिलाफ हो या रानी के खिलाफ हो, प्रिंस के खिलाफ होगा। राइट। तो इस तरीके से जो फैमिली के जो कंस्पिरेंसीज होती हैं, जो जेलेसी होती है, या जो पावर के लिए जो रेस होती है, इन सब के कारण से यहाँ पर रिवॉल्यूशन आता है। एरिस्टोक्रेसी या ओलिगार्की सिस्टम में प्लेटो कहते हैं कि वहां पे जो कंस्पिरेंसी की जाती है वो पुअर के द्वारा की जाती है। क्यों? क्योंकि जो पुअर्स हैं, जो गरीब हैं, वो ट्रस्ट नहीं करते जो रूलिंग रिच क्लास होती है। इसीलिए जो पुअर है वो षड्यंत्र करते हैं रिच के खिलाफ, और वो रिवॉल्यूशन का कारण बनती है। डेमोक्रेसी में बेसिकली क्या है, रूल ऑफ मेनी पुअर एंड इग्नोरेंट है। तो यहाँ पर षड्यंत्र कौन करता है, रिच पीपल करते हैं अगेंस्ट द पुअर। तो इसीलिए इनमें सिस्टम, सबसे बेहतर जो सिस्टम, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको पॉलिटी जिसे एरिस्टोटल ने बेस्ट माना था, क्योंकि वहां पर मिडिल क्लास का रूल है, और मिडिल क्लास में रिच भी ट्रस्ट करते हैं, पुअर भी ट्रस्ट करते हैं। तो गोल्डन मीन प्रिंसिपल जरूरी है जहां पर रिवॉल्यूशन नहीं होगी। जनरल कॉजेस की बात की जाए अगर प्लेटो के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर कुछ कारण बताए हैं, जैसे कि पैशन फॉर द पावर एंड पोजीशन, तो रिवॉल्यूशन हो सकती है। फिर या केयरलेसनेस या करप्शन है रूलिंग क्लास में, वो कारण बन सकता है रिवॉल्यूशन का। इसके बाद से ओवर रीच ऑफ द रूलिंग क्लासेस, एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, राइवलरीज हो रही हैं डिफरेंट सेक्शंस के बीच में, सडन इनफ्लो ऑफ फॉरेनर्स हो गया, रूलिंग क्लास इग्नोर्स स्मॉल, अगर स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में और रूलिंग क्लास उन्हें इग्नोर कर रही है, तो वो धीरे धीरे करके एक बड़ा कारण बन जाते हैं रिवॉल्यूशन का। इसके बाद से अगर स्टेट इन डिस्क्रिमिनेट करता है और जो डिजर्व करता है उसको उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता। कुल मिलाकर आप देखेंगे कि मेरिट के बेसिस पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है सोसाइटी में, तो वो भी क्या बनता है, रिवॉल्यूशन का कारण बनता है। फिर अगर स्टेट डज नॉट रिवॉर्ड दोज हु डिजर्व, डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एनी एस्पेक्ट ऑफ एनी स्टेट। फिर अगर नेचुरल जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वर्ड के, उसमें चेंजेस आते हैं, तो ये सारे जनरल कॉजेज हैं जो रिवॉल्यूशन का कारण बनते हैं। तो अभी कॉजेज अगर आपको समझ में आ गए होंगे वन बाय वन, तो जो एरिस्टोटल है वो कहते हैं कि इन कारण को दूर रखा जाए तो हम रिवॉल्यूशन को रोक सकते हैं। सो व्हाट आर द मेजर्स टू डील विद द रिवॉल्यूशन? तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पहला क्या है कि स्टेट शुड कल्टीवेट द स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस, मतलब जो सिटीजन्स हैं उनको इस तरीके से उनके स्पिरिट को डेवलप किया जाए, इस तरीके से उन्हें ट्रेंड किया जाए कि लॉ को ओबे करें। और अगर सिटीजन्स लॉ को ओबे कर रहे हैं तो वो जो सिस्टम है, जो गवर्नेंस है या जो लॉ है, उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, रजीम के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, और इससे क्या होगा, जो चेंजेस हैं, जो रिवॉल्यूशन है, वो नहीं होगी। दूसरा है कि जो पर्सन्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनमें सिविक वर्च्यूज को डेवलप किया जाए। राइट। कि जैसे स्टेट के प्रति रिस्पेक्ट होना, पैट्रियोटिज्म, ऑल दीज फीलिंग्स, तो ये वैल्यूज को जब कल्टीवेट किया जाएगा तो, और सिटीजन्स को एजुकेट किया जाएगा, तो क्या है, ये रिवॉल्यूशन नहीं होंगे। देन और क्या, जो कॉजेज हैं रिवॉल्यूशन के, जैसे कि इनइक्वालिटी का होना, तो आप इनइक्वालिटी को अबॉलिश कर दो, सोसाइटी में इक्वालिटी स्टैब्लिश कर दो, रिवॉल्यूशन नहीं होगी। इसके बाद से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज है सोसाइटी में, वो मेरिट के हिसाब से कर दें, जो जितना डिजर्व करता है उसको कर दें, तो ये भी नहीं होगा। और जो स्मॉल स्मॉल चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी में, उनको अगर ध्यान से देखा जाए, उनको केयरफुली ऑब्जर्व किया जाए, मॉनिटर किया जाए, तो क्या है, हम रिवॉल्यूशन से बच सकते हैं, रोक सकते हैं। करप्शन को अबॉलिश किया जाए। राइट। इसलिए ये सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो हम अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल रिवॉल्यूशन से डील किया जा सकता है। तो ये हो गई रिवॉल्यूशन की थ्योरी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल।
अब एक मेजर थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एरिस्टोटल का जो बहुत ही पॉपुलर है, मेंशन किया जाता है जस्टिस की थ्योरी में कि इट इज अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल अनइक्वली एंड इट इज इक्वली अनजस्ट टू ट्रीट अनइक्वल इक्वली। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो इक्वल है, इक्वल मतलब इन द सेंस ऑफ मेरिट, उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए और जो अनइक्वल है उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जाए। सिंपल से जस्टिस का कॉन्सेप्ट ये है। आगे भी और हम इसे डिटेल में समझते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। जिस जो स्टेटमेंट है ये जो ऊपर हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये हमें आइडिया देता है जस्टिस का और इक्वालिटी का जो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग है। तो ऑलरेडी हमने देखा कि इनइक्वालिटी इज द मेजर रीजन बिहाइंड द रिवॉल्यूशन। और जब एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, एनालाइज किया, तो जो ये इनइक्वालिटी की फीलिंग है बेसिकली, ये मोस्ट कॉमन कॉज बनता है रिवॉल्यूशन का या इनजस्टिस का इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में अगर जस्टिस एस्टेब्लिश करना है तो ये जो फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी है इसको रिमूव करना होगा, अबॉलिश करना होगा। अब ये फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी को कैसे अबॉलिश कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं? जब इक्वल को इक्वली ट्रीट करो एंड अनइक्वल को अनइक्वली ट्रीट करो, तभी आप जस्टिस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब ये कैसे एस्टेब्लिश हो सकता है इसे देखते हैं। सो बेसिकली आप देखेंगे कि जो एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस है ये कॉमन सेंस पे बेस्ड है, जबकि जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस था वो ऑब्स्ट्रैक्ट थ्योरी थी, क्योंकि वो जो ट्राइपार्टाइट डिवीजन ऑफ द सोल इस पर बेस्ड थी, राइट? तो ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया था वो। बट एरिस्टोटल का कॉमन सेंस पे बेस्ड है। दिस इज ऑल्सो अ रीजन जिसकी वजह से एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस माना जाता है। तो एरिस्टोटल ने जस्टिस के टू डायमेंशंस बताए हैं। पहला है रेक्टिफैक्टरी जस्टिस, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। रेक्टिफैक्टरी जस्टिस का कंसेप्ट ये है एरिस्टोटल का कि ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। कैसा प्रोपोर्शन? मतलब जो पेनाल्टी है, मतलब अगर किसी ने गलत किया है, किसी ने क्राइम किया है, किसी ने मिस्टेक्स की है, तो जो पेनाल्टी दी जाएगी उस पर्सन को, रॉन्ग डूअर को, कुल मिलाकर, तो किस प्रपोर्शन में होना चाहिए, जिस जिस प्रपोर्शन में उसने हार्म किया है। दिस इज द रेक्टिफैक्टरी जस्टिस, टिट फॉर टैट बेसिकली। तो ये क्या है? ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है। मान लीजिए इस पर्सन के यहाँ पर चोरी हुई है 5,000 की, तो जो ये चोर होगा इस पर पेनाल्टी लगेगी 5,000 की, इसको दे दिया गया, तो ये क्या हो गया? ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम हुआ। इसका जो ग्रीवेंस था कि मेरे 5,000 चले गए, तो इसका इसको भी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, इसका ग्रीवेंस रिड्रेसल हो गया, और इस पर्सन को पेनाल्टी लग गई। तो ये क्या हुआ? प्रपोर्शन में हो गया, जिस प्रपोर्शन में इसने क्राइम करा था उसी प्रपोर्शन में उसे पेनाल्टी मिल गई। एक एग्जाम्पल है बस, एक छोटा सा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो रेक्टिफैक्टरी जस्टिस ये हो गया। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, ऑनर्स या अवार्ड है सोसाइटी में, उनको डिस्ट्रीब्यूशन किस एक प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन के बेसिस पे होना चाहिए। अब ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन काम कैसे करेगा? जिस प्रोपोर्शन में इंडिविजुअल्स या सिटीजन्स स्टेट के लिए या सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे, उसी प्रोपोर्शन में उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। क्या है? अकॉर्डिंग टू हिम स्टेट शुड रिवॉर्ड द पर्सन इन प्रोपोर्शन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। तो अगर पर्सन ए है और पर्सन बी है, ये दोनों पर्सन जिस प्रपोर्शन में स्टेट के अफेयर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसी प्रपोर्शन में इन्हें रिवॉर्ड या पोजीशन या ऑनर मिलेगा। सिंपल सी बात ये है। तो ये सो पर्सन हुज वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी और टू गेट मोर, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए उसे ज्यादा मिलना चाहिए। गेटिंग इट? तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो कुल मिलाकर जो हम ऊपर स्टेटमेंट पढ़ रहे थे कि इट इज अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली। क्यों? क्योंकि अगर टू पर्सन्स हैं, उनमें इक्वल मेरिट है, और उनको उनको जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो इक्वली मिलना चाहिए। अगर उन्हें अनइक्वल रिवॉर्ड मिलता है इक्वल मेरिट के बेसिस पे भी, तो ये इनजस्टिस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर टू अनइक्वल पर्सन है और उन्हें इक्वल
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज हो रहा है दोनों के लिए, तो वो भी इनजस्टिस हो जाएगा, राइट। तो ये कुल मिलाकर इनका इनजस्टिस का कंसेप्ट हो गया। सो आप जो एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस है इसको लिंक कर सकते हो थ्योरी ऑफ स्लेवरी से। तो जहां पर एरिस्टोटल ने क्या बताया था, टू मेरिट्स बताई थी, एक रीजन और दूसरा जो था रीजन एंड करेज, एंड जो था फिजिकली स्ट्रांग जो थे। तो फिजिकली स्ट्रांग कौन थे आपके, जो स्लेव्स थे, राइट। जबकि जो मास्टर्स थे उनमें रीजन एंड करेज था। और स्लेवरी में हमने क्या देखा था कि किस जो स्टेट में पार्टिसिपेट करेंगे, सिटीजनशिप दी जाएगी मास्टर्स को। तो इस तरीके से जो मास्टर्स है उनको ज्यादा सोसाइटी में जो ऑनर है, जो रिवॉर्ड्स हैं, जो जो अवार्ड्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो ज्यादा मिलेंगे। किस बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे। कैसी मेरिट, वो स्टेट पे कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहे हैं। ओके तो इस ये भी आप थ्योरी ऑफ स्लेवरी से भी इसे लिंक करके अपने आंसर में लिखोगे। सी, जब इंटरलिंकेज करते हैं आप, तो ये इंटरलिंकेज से आपके जो आंसर्स हैं वो काफी इंटेलेक्चुअल बनते हैं, और इस तरीके से आपको मार्क्स काफी अच्छे मिलते हैं। तो मेरा एक कंपैरेटिव स्टडी और इंटरलिंकेज चीजों को आप धीरे धीरे अडॉप्ट करना सीखो। जैसे जब एरिस्टोटल का आप कोई कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो बिना प्लेटो को मेंशन किए हुए मत लिखो, या प्लेटो लिख रहे हो तो एरिस्टोटल के भी कॉन्सेप्ट को मेंशन करो, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो जब इंटरलिंकेज करते हैं, आप कंपैरेटिव आंसर लिखते हो, तो इसमें क्या होता है, आपकी जो आंसर्स है उनकी वैल्यू इनहेंस हो जाती है, आपका आंसर क्वालिटी वाला हो जाता है, और इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। सो होप यू गॉट जो मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ पर। सो क्रिटिकल इवोल्यूशन किया जाए, अगर इवेल्युएशन किया जाए आपके जो एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस को, तो आप पाएंगे कि जो जो एरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी है, ये क्या है, अभी इसको क्रिटिसाइज किया गया है मैनी एस्पेक्ट पे। कॉन्टेम्पररी टाइम्स में आप देखेंगे कि जो मेरिट्स हैं और अपॉर्चुनिटीज या सर्कमस्टेंसेस के बीच में लिंक पाया जाता है। कैसा लिंक, सी, दो पर्सन है ए एंड पर्सन बी, दोनों पर्सन की जो मेरिट्स होंगी वो बहुत हद तक उनकी सरकमस्टेंसेस पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो ए पर्सन है वो मेट्रो सिटीज में रह रहा है, जो पर्सन बी है वो एक गांव या विलेज में रह रहा है। तो बट ऑब्वियस है कि जो ए पर्सन है इसके सरकमस्टेंसेस और अपॉर्चुनिटीज टू गेट द एजुकेशन, बेटर एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। वहीं दूसरी तरफ जो जो गांव में रह रहा है उसके पास एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होगी। तो बी क्या है, हिंदी मीडियम पढ़ेगा, और ए क्या है, इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा। तो ए के पास जो जॉब करने की अपॉर्चुनिटी है वो ग्लोबल लेवल पे होगी, क्योंकि उसे इंग्लिश आती है। जो बी है उसे हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती, तो उसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो लिमिटेड हो जाती हैं, ग्लोबल लेवल पर नहीं जा सकता है वो। तो इस तरीके से जो मेरिट है वो अपॉर्चुनिटीज या सरकमस्टेंसेस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया में ही ले लें, तो हमारे यहाँ पे जो मेरिट है, कि मेरिट के बेसिस पे हमारे यहाँ पर जो सोशल लेवलिंग नहीं की जाती है। हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन करता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन किस लिए दिया जाता है, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, उन पर्सन्स को दिया जाता है जिनका क्या है, जो सर्कमस्टेंसेस है वो पॉजिटिव नहीं रही थी कभी, और उन्हें इस सोशल एंड एजुकेशन बेसिस पे जो जो रिजर्वेशन दिया गया, जिससे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड को डेवलप किया जा सके, बनाया जा सके। गेटिंग इट। तो इस बेसिस पे आप इनको कंक्लूड कर सकते हो, जो एरिस्टोटल है उनका थ्योरी ऑफ जस्टिस को। होप कि आपको समझ में आई होगी थ्योरी ऑफ जस्टिस। देन नेक्स्ट आ जाता है एरिस्टोटल का जो लॉ का कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब रूल ऑफ लॉ। तो एरिस्टोटल आप देखेंगे कि प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग थी, अगर आपने प्लेटो के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप जाकर देख सकते हो। तो प्लेटो का जो फिलोसफर किंग है उसको ऑब्सोल्यूट पावर दिया था। तो आपको पता है कि जो अरिस्टोटल हैं उनके ज्यादातर जो पॉलिटिकल थॉट हैं वो प्लेटो की थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं, उनके उनके डिसाइपल ही थे। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि हम जो रूलर है उसको ऑब्सोल्यूट पावर नहीं दे सकते हैं। सो इसके अगेंस्ट में थे एरिस्टोटल, राइट। सो
जो लॉ का कॉन्सेप्ट है एरिस्टोटल का, बेसिकली इट इज इन कंटेक्स्ट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ द प्लेटोज थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग, राइट? सो एरिस्टोटल हैज रिजेक्टेड द प्लेटोज व्यू। किस बेसिस पे? क्योंकि अगर हम जो रूलर है उसको एब्सोल्यूट पावर दे देंगे तो वो टायरनी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो जो एरिस्टोटल है वो कहते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है या जो लिमिटेड रूल है या रूल ऑफ रीजन है, ये बहुत जरूरी है होना। सो लॉ को डिफाइन कैसे किया है एरिस्टोटल ने? सो लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ रीजन, लॉ इज द आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ द रीजन, राइट? इसलिए जो लॉ या रीजन है, दे बोथ हैव द सिमिलर पर्पस, राइट? क्या करना है, इसका क्या पर्पस है? टू गाइड व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग। तो लॉ इसलिए बहुत जरूरी है, और रूलर को किसके अंडर कंट्रोल में रखना है? लॉ के अंडर कंट्रोल में रखना है। लॉ इज अ रीजन विदाउट पैशन, मतलब इसका ये मतलब है कि जो लॉ है वो रीजन से बनाया जाता है, ये इम्पर्सनल है। लॉ किसके लिए काम कर रहा है? कलेक्टिव गुड के लिए काम कर रहा है, सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, ना कि एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए। तो अगर आप रूलर को ऑब्सोल्यूट पावर दे दोगे, पूरी पावर दे दोगे, तो वो तो करप्ट हो जाएगा ना। फिर वो क्या है, अपने इंटरेस्ट पे काम करने लग जाएगा, पर्सनल काम करने लग जाएगा, कॉमन गुड के लिए काम नहीं करेगा। तो इस वजह से जो एरिस्टोटल है, इनकी वजह, इनके अकॉर्डिंग जो लॉ है वो बहुत जरूरी था, और जो रूलर है उसको अंडर लॉ में रखना या रूल ऑफ लॉ के तहत रखना बहुत जरूरी था, राइट? तो ये हो गया। और हाँ, रूल ऑफ लॉ बेसिकली एक गोल्डन मीन है, वन शुड नॉट सेक्रीफाइस गुड फॉर द सेक ऑफ बेस्ट। ये किस लिए एरिस्टोटल ने बोला है? प्लेटो के जो थॉट था क्रिटिसाइज करने के लिए, जो आइडियल स्टेट प्लेटो बना रहे थे, एक आइडियल स्टेट, सबसे बेस्ट स्टेट बनाना, सबसे बेस्ट गवर्नेंस सिस्टम बनाना, राइट? जो एरिस्टोटल है इसके खिलाफ थे। एरिस्टोटल कहते हैं कि हम बेस्ट नहीं करना, हमें बेस्ट के चक्कर में तो हमारा जो गुड है वो भी सेक्रीफाइस कर देंगे, राइट? बेस्ट क्या चीज है? बेस्ट कोई चीज नहीं होती, बेस्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल सिस्टम होना चाहिए। गेटिंग इट? तो ये हो गया लॉ की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। अब कुछ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो पूछे जाते हैं। पहला है कि द अथॉरिटी ऑफ स्टेटमेंट स्टेटमैन इज अ डिफरेंट देन द अथॉरिटी ऑफ मास्टर्स। सिंपली अगर मैं बताऊं तो इसका ये मतलब है, स्टेटमैन का मतलब ये है जो रूलर हो गया, जो मतलब स्टेट के लिए लॉ बना रहा है, लॉ मेकिंग कर रहा है, जुडिशियल बिजनेस में इन्वॉल्व है। स्टेटमैन का मतलब ये है जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल बॉस है, ये कह सकते हैं पॉलिटिकल रूलर है। सो एरिस्टोटल कहते हैं कि जो स्टेट्समैन है, मतलब जो जो स्टेट के लिए काम कर रहा है, लॉ मेकिंग कर रहा है, उसकी अथॉरिटी डिफरेंट होती है अथॉरिटी ऑफ मास्टर्स से। मास्टर्स का मतलब यहाँ पर है जो हेड ऑफ द फैमिली है उससे। तो जो घर का मुखिया है उसकी अथॉरिटी अलग होती है एज कंपेयर टू जो पूरे देश का मुखिया है, जो राज्य का मुखिया है। समझ में आ गया होगा आपको सिंपली ये। अब इसे क्यों डिफरेंट है, एरिस्टोटल इसे जस्टिफाई कैसे करते हैं? फिर वही हम प्लेटो से इसे लिंक करेंगे। प्लेटो कहते हैं कि जो फिलोसफर किंग है, वो क्या है, उसकी जो अथॉरिटी है वो ऑब्सोल्यूट है। तो एरिस्टोटल ने इसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया है, क्रिटिसाइज कर दिया है। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो स्टेट है एक लार्ज फैमिली है, और उसका हेड कौन है? फिलोसफर किंग है। और फिलोसफर किंग एक फादर, एक पिता की तरह रूल करेगा, अपने बच्चों की केयर करेगा। गेटिंग इट? ये सिंपल प्लेटो का कॉन्सेप्ट था। अब एरिस्टोटल इसे डिफर करते हैं, एरिस्टोटल इसको रिजेक्ट करते हैं, प्लेटो के इस कॉन्सेप्ट को। प्लेटो कहते हैं कि स्टेट एक फैमिली नहीं है, बड़ी फैमिली नहीं है जैसा कि प्लेटो ने कहा था। स्टेट क्या है? फैमिली ऑफ द फैमिलीज, मतलब कलेक्शन ऑफ द वेरियस फैमिलीज। और जब बहुत सारी फैमिलीज का कलेक्शन है, तो उन फैमिलीज के डिफरेंट हेड होंगे, मतलब मास्टर्स होंगे, तो उनके अपने इंटरेस्ट भी अलग होंगे। और इन मास्टर्स के बीच में जो निगोशिएशंस होते हैं, जो डेलिबरेशंस होते हैं, वो स्टेटमेंट्स की अथॉरिटी में आता है। तो ये डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया? प्लेटो ने ये बीच का लेयर रखा ही नहीं ना। प्लेटो ने कहा कि ये एक छोटी फैमिली हो गई, परिवार, और जो स्टेट है एक बड़ी फैमिली हो गई।
और उनका हेड और पिता क्या हो गया, फिलोसोफर किंग। एरिस्टोटल ने इसे रिजेक्ट किया। एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि जो स्टेट है वो फैमिली, कई सारी फैमिलीज, कई सारे परिवार का कलेक्शन है, और उन परिवार में डिफरेंट मास्टर्स हैं, और उन जो मास्टर्स हैं उनके अपनी फैमिली, बच्चे हैं, और उन मास्टर्स के अपने अपने इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर बेस्ट रास्ता क्या बनता है, बेस्ट अप्रोच क्या बनता है टू मेक द लॉ, थ्रू द, क्या बनता है, डेलिबरेशन। ये डेलिबरेशन किसके बीच में होगा, जो ये डिफरेंट मास्टर्स हैं, राइट, ये जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं उनके उनके बीच में होगा, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो ये जो इस जो स्टेटमेंट है अरिस्टोटल की, कि अथॉरिटी ऑफ स्टेटमेंट इज अ डिफरेंट देन द अथॉरिटी ऑफ मास्टर। यहाँ पर क्या हो रहा है, डेलिबरेशन हो रहा है। और यहाँ पर प्लेटो वाले में क्या हो जाएगा कि वही फादर है, एक बड़ी फैमिली है, तो फादर जो डिसीजन लेगा वही सबके लिए एप्लीकेबल है, ऑब्सोल्यूट राइट है, ऑब्सोल्यूट अथॉरिटी है किसके पास, फादर के पास, प्लेटो के अकॉर्डिंग। एरिस्टोटल कहता है ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट्स के पास कभी भी ऑब्सोल्यूट पावर नहीं हो सकती है, मास्टर्स के पास ऑब्सोल्यूट पावर हो सकती है, क्योंकि मास्टर्स क्या है, अपने जो घर का मुखिया है, तो जो अपने बच्चे, जो वाइफ है, जो स्लेव्स हैं, उनका मुखिया है। तो मास्टर्स के पास ऑब्सोल्यूट पावर हो सकती है ओवर द फैमिली, बट स्टेटमैन के बीच पर कभी भी ऑब्सोल्यूट पावर नहीं होगी के पास, मतलब स्टेटमैन्स के पास। क्यों? क्योंकि स्टेटमैन्स डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज को हेड कर रहे हैं, और वो मिलकर बैठकर डेलिबरेशन के थ्रू आपस में डिस्कशन करेंगे, फिर कंसेंसस के थ्रू डिसीजंस लेंगे। यहाँ पे ऑर्डर नहीं चलेगा। गेटिंग इट? तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है, एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सो प्लेटो को कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, ये भी मेंशन करोगे आप। और जो एरिस्टोटल है इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने ऊपर देखा कि एरिस्टोटल ने जो पॉलिटिकल साइंस के वेरियस कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, चाहे रिवॉल्यूशन हो, चाहे जस्टिस हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, कुछ भी, तो एरिस्टोटल ने क्या है, प्रैक्टिकली उन्हें अप्रोच किया है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया है, चाहे थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी हो। तो कॉमन सेंस या प्रैक्टिकल जो अप्रोच रहा है अरिस्टोटल को, यही अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बनाता है। क्योंकि उस टाइम तो इतना साइंटिफिक नहीं था ना, जो पॉजिटिविज्म आने के बाद से जिस तरीके से पॉलिटिकल साइंस को ऑब्जेक्टिव बनाया गया, ये उस टाइम तो नहीं था। तो जो प्रैक्टिकल अप्रोच, जो कॉमन सेंस था एरिस्टोटल को, यही इन्हें डिफरेंट बनाते थे, और इसी कारण से फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन्हें कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि जो अरिस्टोटल है उन्होंने बेसिकली मैटर को रियल माना था, ना कि आइडियाज को। तो ये भी प्लेटो से इन्हें डिफरेंट बनाया था। सो एरिस्टोटल ने जो वर्ड ऑफ आइडिया था या वर्ड ऑफ इल्यूजन था, उसे रिजेक्ट किया था, और जो मैटर है उसको रियल माना था, ये भी एक कारण मान सकते हैं। फिर एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन टू अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड, जैसे मेथड्स ऑफ बायोलॉजी, अपने पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई किया था। जिस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया था प्लेटो ने, सॉरी एरिस्टोटल ने, तो यहाँ पर बायोलॉजिकल मेथड का यूज किए गए थे। तो कुछ साइंटिफिक मेथड का यूज करने की वजह से भी प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस माना गया। फिर कुछ सिग्निफिकेंट आइडियाज जैसे कि रूल ऑफ लॉ, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, राइट, ये सारे आइडियाज दिए, इसकी वजह से भी इन्हें माना जाता है। एरिस्टोटल का प्रभाव बहुत सारे स्कॉलर्स पे पड़ा था, जैसे थॉमस एक्विनास, फिर जॉन लॉक में, अन्ना हारेंट पे। सो इस तरीके से बहुत सारे स्कॉलर्स को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया है, पॉलिटिकल स्कॉलर्स को। सो हेंस यू कैन से इट इज अप्रोप्रिएट टू कॉल एरिस्टोटल एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओके, तो ये कुछ जस्टिफिकेशन आप दे सकते हैं एरिस्टोटल के को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कंसीडर किए जाने के पीछे। सो गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो कि आपको पसंद आया होगा, और आपको ये बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना, और यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।